हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 28 बजट एंड इकोनॉमी। ये वीडियो हम पहले भी अपलोड किए थे, लेकिन उसमें जो है 11 मिनट के बाद ऑडियो नहीं आ रहा था। आप सभी लोगों ने कमेंट कमेंट किया था, बहुत स्टूडेंट लोगों ने कॉल किया। इसके बाद हम चेक किए तो सच में 11 मिनट के बाद ऑडियो नहीं आ रहा था। तो इसलिए इस वीडियो को हम फिर से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 28 है बजट एंड इकोनॉमी, यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कम से कम 5 से 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर पूछेगा। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार बजट होता क्या है। ठीक है, देखिए, बजट का मतलब सिंपल होता है। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि आपके पास कितना एस्टिमेटेड इनकम है, यानी आपके पास कितना पैसा है और आप उन पैसे को किन किन चीजों पे खर्च करने वाले हो। बजट हर कोई बनाता है, हम बनाते हैं, आपके घर में बनाते होंगे, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो, यहाँ तक कि सरकार भी बजट बनाता है। बजट एक्चुअल में यही बताता है कि आपके पास कितना रुपया इनकम है, आपके पास पैसा कितना है और उन पैसे को आप किन-किन चीज़ों में खर्च करने वाले हो। इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है बजट। अब देखो, हम नॉर्मली बात में आपको बताते हैं। सपोज़ कर लो कि आपके घर परिवार में आपके मम्मी-पापा या कोई भी जिनका मान लो कि काम करते हैं, तो महीना में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। सपोज़ कर लो आपके फादर को या आपके फैमिली में किन्हीं को जो काम करते हैं, उनको 1 महीना में 20,000 रुपया मिला। अब ये जो 20,000 रुपया मिला वो उनका इनकम है। अब ये 20,000 रुपया को वो किन-किन चीज़ों में खर्च करेंगे, जैसे खाने-पीने में कितना रुपया खर्चा होगा, पढ़ाई-लिखाई में कितना खर्च होगा, घर का बिल कितना का भरा, घर का किराया कितना का भराएगा, बिजली का बिल, टेलीफ़ोन का बिल, न्यूज़पेपर का बिल, दूध का बिल। तो वो जो 20,000 रुपया है, उसी 20,000 रुपया में से इन सारे खर्चों को बाँटा जाता है, ताकि उस 20,000 रुपया में आपको ज़रूरत का जो भी सामान चाहिए, आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो इसी को बोला जाता है बजट। बजट हर काम के लिए हर कोई बनाता है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग के स्कूल कोचिंग में जहाँ सरस्वती पूजा होता है, हम लोग कोचिंग में बड़ा धूम-धाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो सरस्वती पूजा में सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट लोग मिल कर के हम लोग चंदा करते हैं। तो एक समय जब सरस्वती पूजा मना रहे थे, तो हम लोगों का 10,000 रुपए चंदा हुआ था। अब ये जो 10,000 रुपए हम लोग के पास चंदा हुआ था, इस 10 रुपया से हम लोग एक बजट तैयार किए। मतलब एक पेपर में हर चीज़ के बारे में लिखे ऊपर में कि 10,000 पैसा है और इस 10,000 रुपया को किन-किन चीज़ों में हम लोग खर्च करेंगे। किन-किन चीज़ों में खर्च करेंगे का मतलब है, माँ का प्रतिमा, सरस्वती माँ का मूर्ति लाने में कितना रुपया खर्चा करेंगे, पंडित जी को दक्षिणा कितना में देंगे, इसके बाद पूजा सामग्री में कितना रुपया खर्च करेंगे, प्रसाद में कितना रुपया खर्च करेंगे, साज सजावट पंडाल में कितना खर्च करेंगे, लाइट्स में कितना खर्च करेंगे, अगर साउंड आएगा तो साउंड में कितना खर्च करेंगे। तो उसी 10,000 रुपये में से हम लोग एक ऐसा बजट तैयार किए कि उसी 10,000 रुपये में सारा का सारा चीज़ हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है बजट, जहाँ आपका जो इनकम है, पैसा है, आप ये देखते हो कि उन पैसे को आप किन-किन चीज़ों में खर्च करोगे, यही होता है बजट, ठीक है? हर कोई बजट बनाता है, हम बजट बनाते हैं, कल को जब आप लोग बड़े होगे तो आप लोग भी बजट बनाओगे। हर कोई हम लोग बजट बनाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोगों को बजट को पढ़ना है, वो बजट किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल इंसान, यानी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, 1 मिनट हाँ। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है बजट, गवर्नमेंट बजट के बारे में। यानी अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो सेंटर गवर्नमेंट है, वो 1 साल के लिए बजट बनाता है और इंडिया में जो बजट का पीरियड होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हमारे देश का जो सेंटर गवर्नमेंट है, वो 1 साल के लिए बजट लेकर के आता है और उस 1 साल में, उस बजट में सरकार ये बताता है कि मेरे पास इतना रुपया पैसा है। सरकार बोलता है कि मेरे पास टोटल इतना रुपया पैसा है और इन पैसे को हम इस साल इन-इन चीज़ों में खर्च करेंगे। जैसे मान लो कि सरकार बजट लाया 1 अप्रैल को और बजट में सरकार बोला कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है। अब अगर ये जो 100 करोड़ है, इसमें सरकार ये भी बताएगा कि किन-किन चीज़ों में इन 100 करोड़ को सरकार खर्च करेगा। जैसे एग्रीकल्चर में कितना खर्च करेगा, एजुकेशन में कितना खर्च करेगा, इंडस्ट्री में कितना खर्च करेगा, डेवलपमेंट में कितना खर्च करेगा, रोड बनाने, पुल बनाने में कितना खर्च करेगा, इसके बाद आपका नया-नया इंडस्ट्री लगाने में कितना खर्च करेगा, बिज़नेस में कितना रुपया खर्च करेगा, एम्प्लॉयमेंट देने में कितना खर्च करेगा, सरकार ये बताता है।
ताकि हमारे देश का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो होता रहे और हमारे हमारे कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स को जो है वो पैसा मिलता रहे, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, रोज़गार मिले, इसलिए सरकार बजट बनाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जिस बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे। किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी कंपनी के बजट के बारे में ना पढ़ के सरकार के बजट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट किस तरीके से बनाता है, गवर्नमेंट बजट कितने टाइप्स का होता है, गवर्नमेंट बजट में आपका बजट में और क्या-क्या चीज़ आता है, सारा चीज़ गवर्नमेंट बजट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। लेकिन बजट का मतलब वही होता है कि सरकार के पास पैसा है, एस्टिमेटेड इनकम है, उन इनकम को 1 साल में किन-किन चीज़ों में खर्च करेगा, इसका जो स्टेटमेंट होता है वही बजट कहलाता है। ठीक है? अब देखो बजट का यहाँ पे डेफिनिशन है, बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस एट अ गिवन टाइम। मेनली द बजट इज इंटरप्रिटेड एज द गवर्नमेंट बजट। साधारणतः जो बजट होता है उसको गवर्नमेंट बजट से इंटरप्रेट किया जाता है। द गवर्नमेंट बजट रेफर टू, अब देखो गवर्नमेंट बजट का मतलब समझा रहा है, द गवर्नमेंट बजट रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास जो भी एस्टिमेटेड इनकम है और सरकार उसको जिन भी चीजों में खर्च कर देगा उसका स्टेटमेंट ही बजट कहलाता है। द बजट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर ए फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर रन फ्रॉम अप्रैल 1st टू अप्रैल 31st। इन सिंपल वर्ड्स, द बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर एंड द एरिया इन विच दोज इनकम्स विल बी स्पेंट। यानी एक साल में सरकार के पास जो पैसा है और सरकार उन पैसे को किन-किन चीज़ों में खर्च करेगा, इसे ही बोला जाता है बजट। अब आपको क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बजट क्या है? व्हाट इज़ बजट? डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको पूछता है बजट क्या है, तो पहले आप बजट का मीनिंग लिख देना। इसके बाद आप क्या करना? बजट का ऑब्जेक्टिव को लिखना। ये बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन पॉइंट्स को आप डील करोगे। हम सारे पॉइंट्स का मतलब समझा रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट कि सरकार जो है वो बजट क्यों बनाता है? बजट बनाने से सरकार को क्या मिलता है? सबसे पहला, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब बजट बनता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, क्योंकि अगर इंडिया का बात करें तो बजट बनाने के बाद ही ना भाई इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर बजट बनेगा ही नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? इकोनॉमी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब सरकार किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च ही नहीं करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा नहीं, इसलिए बजट बनाया जाता है। इसके बाद बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बजट बनाया जाता है उससे सभी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टेरिटरी सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर है उन सारे सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, हर जगह सरकार बजट का पैसा को खर्च करती है। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असिस्ट होता है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना रहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी ऑफ द कंट्री, सरकार की आर्थिक नीति निर्माण में मदद होती है, और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और सरकार का जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसको और ज़्यादा अच्छे से सरकार सुधारता है। ठीक है? जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब। तो ये सब हम लोगों का बजट का ऑब्जेक्टिव्स है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब आते हैं हम लोग बजट के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ बजट का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट का मतलब होता है कि बजट में कौन-कौन सा चीज़ शामिल होता है। तो हम अभी आपको समझाए थे ना कि एक जो बजट होता है वो आपका 2 चीज़ों से मिलके बजट बनता है। एक होता है हम लोगों का इनकम, एक क्या होता है? इनकम, और दूसरा होता है हम लोगों का एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो ये जो इनकम है आप इसको या तो इनकम बोलो या आप इसको बोल सकते हैं रिसिप्ट्स। क्या बोल सकते हैं? रिसिप्ट्स। और ये हो गया हम लोगों का एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से समझना कि ये जो रिसिप्ट्स होता है ये 2 तरीके का रिसिप्ट्स होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर का बात करें तो एक्सपेंडिचर भी हम लोगों का 2 तरीके का होगा। एक होगा हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा हम लोगों का होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन सब का मतलब हम थोड़ा-सा समझा दे रहे हैं, एकदम ईज़ी है, समझ लो। देखो हाँ, अगर हम बात करते हैं कि सर
इनकम या रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा बोल देना कि गवर्नमेंट को जहां से भी पैसा मिलता है, देखो बजट तो गवर्नमेंट ही बना रहा है, तो सरकार को जहां से भी पैसा आता है वो कहलाता है आपका इनकम या रिसिप्ट। सरकार को जहीं से भी पैसा आएगा, इनकम या रिसिप्ट। और सरकार उन पैसे को जहां भी खर्च करेगा वो कहलाएगा सरकार का एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब सरकार को जहां से भी पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट है, और सरकार जहां भी उन पैसे को खर्च करेगा वो उनका एक्सपेंडिचर है। क्लियर बात है? अब ये जो सरकार को पैसा मिलेगा, यानी जो रेवेन्यू या रिसिप्ट होगा, सरकार को जो पैसा मिलेगा, ये दो तरीके से मिल सकता है। एक मिल सकता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट मिल सकता है एक, और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलर, सरकार जहां पैसा खर्च करेगा वो दो तरीके से कर सकता है। एक सरकार खर्च कर सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, और एक सरकार खर्च कर सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब हम लोग ये पढ़ेंगे पहले कि गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होता है, इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ-कहाँ करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पहले आप इसको अच्छा से नोट डाउन करके आप लोग इसको रख लो। ठीक है? अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लेना पहले। ठीक? चलो, अब देखो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि बजट में 2 कंपोनेंट्स होता है, एक होता है हम लोगों का बजट रिसिप्ट्स और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में 2 तरीके का अभी बताएँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक होगा और एक होगा कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में 2 तरीके का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलो, अब इसको पढ़ते हैं। देखो उसी चीज़ को यहाँ पे हम डिटेल में समझाए थे, इंग्लिश वाला पढ़ना, हिंदी वाला मत देखना। कंपोनेंट्स है बजट रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो गया? अब ध्यान से देखना, अब हम लोग पढ़ते हैं बजट रिसिप्ट्स क्या होता है। तो बच्चा बजट रिसिप्ट्स का मतलब सिंपल बोले ना कि सरकार को जहां से भी बजट के लिए पैसा आता है, जहां से भी पैसा आएगा वो सरकार का कहलाएगा बजट रिसिप्ट। सिंपल बात है, किसी भी सोर्स से पैसा मिला है वो सरकार का बजट रिसिप्ट होगा। द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड रिसिप्ट। अब बेसिकली ये रिसिप्ट दो तरीके का होता है, अभी समझाए थे। अब ध्यान से समझना कि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा से समझना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब ध्यान से समझो। सरकार को अगर किसी, देखो अगर हम अगर बात करते हैं, अगर हमको मान लो 1 लाख रुपए का जरूरत है, तो ये 1 लाख रुपया हम 2 जगहों से ला सकते हैं। एक, या तो मेरा खुद का पैसा लगाएँगे, जो मेरा खुद का पैसा है वो लगाएँगे, या दूसरा किसी से उधार माँग के लाएँगे। उधार लाने का मतलब है या तो किसी बैंक से उधार माँग के लाएँगे लोन के रूप में, या किसी आस-पास के किसी आदमी से माँगेंगे, या अपने किसी रिश्तेदार लोगों से माँग करके लाएँगे, या किसी दोस्त से माँग करके लाएँगे, या अपने परिवार में ही किसी सदस्य से उधार माँगेंगे। लेकिन ये 2 ही ज़रिया है, या तो खुद का पैसा लगा रहे हैं, या नहीं तो फिर किसी से उधार माँग के लाएँ। सेम यहाँ गवर्नमेंट को भी 2 तरीके का पैसा मिलेगा। एक वैसा पैसा जो गवर्नमेंट का खुद का होगा, और दूसरा वैसा पैसा जो गवर्नमेंट एक तरीके के लोन के रूप में लेकर के आएगा। ठीक है? गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को 1 साल में बार-बार मिलता है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को 1 साल में बार-बार मिलता है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट का अपना है, वो गवर्नमेंट के लिए कोई उधार नहीं है, वो गवर्नमेंट का अपना पैसा है, तो ऐसे पैसे को ही बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसा रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है जो सरकार को 1 साल में बार-बार मिले, या ऐसा पैसा जो सरकार का अपना है। ये सरकार का कोई लायबिलिटी, कोई कर्जा को नहीं बढ़ाएगा। सरकार का कोई डेब्ट, कोई लायबिलिटी, कोई कर्जा को नहीं बढ़ाएगा। ये स ये सरकार का अपना पैसा है, और इससे सरकार का जो एसेट है, उस एसेट को वो बढ़ाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है? देखो, ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज नोर रिडक्शन एसेट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी ऐसा पैसा जो सरकार का ना तो किसी तरीके का कर्जा को बढ़ा रहा है, और ना ही सरकार के एसेट को कम कर रहा है, तो ऐसे रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। सच एज इनकम फ्रॉम, जैसे कौन-कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या-क्या आएगा, जैसे टैक्स। टैक्स से जो भी पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा, फिर चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, या कोई भी टैक्स। टैक्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सरकार को कोई फीस से पैसा मिला, लाइसेंस से पैसा मिला है, सरकार कोई परमिट्स दिया है किसी को, उससे पैसा मिला है। इसके बाद कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज है, यानी कि जब्त संपत्ति है। इनकम फ्रॉम पेनल्टीज एंड फाइन्स, सरकार जो फाइन लगाता है, ठीक है, उससे सरकार को पैसा मिला है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिला सरकार को। इनकम फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सब।
तो ये सबसे जो सरकार को पैसा मिला, ये सरकार कहीं से उधार लेकर के नहीं आया है। जैसे टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है, तो ये टैक्स का पैसा अपना पैसा है सरकार का, ये किसी से सरकार उधार लेकर के नहीं आया है, अपना पैसा है सरकार का ये। तो ऐसे इसी रिसिप्ट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? दूसरी ओर कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसा रिसिप्ट होता है जो सरकार समझ लो एक तरीके का उधार लेकर के आया है ये पैसा को। एक तरीके का सरकार इस पैसे को उधार में लेकर के आया है, किसी से लोन के रूप में लाया और ये सरकार का कर्जा को बढ़ा देगा। ये सरकार का कर्जा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सरकार का कर्जा को बढ़ा देगा। सरकार का कर्जा को क्या करेगा? बढ़ा देगा ये, ठीक है? और सरकार के एसेट को कम कर देगा। जैसे लोन के रूप में सरकार पैसा लाया। एनी इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट दैट क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिडक्शन एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट सच एज रिकवरी फ्रॉम लोन्स या बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ऑन लोन्स यानी लोन लिया है। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर पेपर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एटसेट्रा। तो यहाँ से जैसे सरकार अगर लोन के रूप में पैसा लाया है, लोन के रूप में, तो ये सरकार के कर्जा को बढ़ाएगा। तो ऐसे रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? ठीक है? आगे आते हैं बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो भाई बजट एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल है, सरकार जहाँ भी एस्टिमेटेड इनकम को जहाँ भी सरकार खर्च करेगा, पैसा को जहाँ भी सरकार खर्च करेगा, वो सरकार का गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर होगा। अब इसमें भी 2 तरीके का एक्सपेंडिचर बोले थे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार ऐसे जगह में पैसा खर्च कर रहा है जो सरकार 1 साल के दौरान बार-बार उन चीज़ों के लिए सरकार पैसा खर्च करता है। बार-बार सरकार वहाँ पैसा खर्च करेगा या ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार का ना तो लोन को घटाएगा, यानी सरकार का जो लायबिलिटी है ना तो उसको कम करेगा और ना ही उसके एसेट्स को बढ़ाएगा। जैसे सरकार मान लो आपका वृद्धा पेंशन देता है ना, ठीक है? ओल्ड एज पेंशन देता है, वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन, विडो पेंशन देता है, विकलांग पेंशन देता है, बेरोजगारी भत्ता देता है, छात्रवृत्ति देता है। तो इस तरीके का पैसा जो सरकार देता है, इससे सरकार का लायबिलिटी, सरकार का कर्जा कम नहीं होता है। सरकार का जितना कर्जा था अभी भी उ उत उत उतना ही है। तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये खर्चा बार-बार करना पड़ता है सरकार को। ठीक है? तो वही बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर व्हिच नाइदर मतलब होता है ना तो नाइदर क्रिएट्स एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और रिडक्शन इट्स लायबिलिटी, ना तो सरकार का लायबिलिटी को कम करता है ना एसेट को बढ़ाता है। सच एज जैसे ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता एटसेट्रा। ठीक? दूसरी ओर सरकार अगर ऐसा पैसा खर्च कर रहा है जो सरकार का लायबिलिटी को घटा देगा और सरकार के एसेट को बढ़ा देगा, तो ऐसे चीज को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? ऑल सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर व्हिच इंक्रीज द एसेट और द गवर्नमेंट ऑफ और रिडक्शन इन द लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो सरकार के एसेट को बढ़ा देगा और सरकार का जो लायबिलिटी है उसको वो कम कर देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? अब देखो इसी चीज को एट ए ग्लांस एक बार में समझाए हैं। ठीक है? एट ए ग्लांस एक बार में देखो, बजट बजट रिसिप्ट्स हो गया, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में 2 तरीके का रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर में 2 तरीके का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल। ये कुछ-कुछ एग्जांपल है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, ये कुछ-कुछ एग्जांपल है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, ये कुछ-कुछ एग्जांपल है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और ये कुछ-कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक? चलो अब देखो यहाँ पे याद है स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े थे टैक्स के बारे में, किसके बारे में पढ़े थे? टैक्स के बारे में, जो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। टैक्स के बारे में हम आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि हम लोगों का रिदम थोड़ा-सा ना टूटे, ठीक है? टैक्स के बारे में है पूरा चीज़ देखो, टैक्स क्या है? टैक्स कितने टाइप्स का होता है? ये पूछता है एक एक एग्ज़ाम में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इन दोनों टैक्सेस में डिफरेंस क्या होता है? सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे टैक्स में। प्रोपोर्शनेट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स हो गया, स्पेसिफाइड टैक्स हो गया, एड वैलोरम टैक्स हो गया, ये सब पढ़ेंगे आगे। हाँ, हम लोग को अभी पढ़ना है फिलहाल पहले टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप का होता है, इट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? अच्छा से मेरे साथ-साथ लिखना आप लोग।
देखो, बजट 2 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ बजट में याद रखना बजट 2 तरीके का होगा। कितना तरीके का बजट? 2 तरीके का, ठीक है? एक होगा हम लोगों का बैलेंस बजट, एक होगा हम लोगों का बैलेंस बजट और एक होगा हम लोगों का अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, ठीक है? अब बात करते हैं कि बैलेंस बजट एक्चुअल में गुरुजी होता क्या है? बैलेंस बजट हम लोग किसको बोलते हैं? तो याद रखना बैलेंस बजट का मतलब होता है कि सरकार का जो बजट रिसिप्ट्स है, सरकार का बजट रिसिप्ट्स है, वो बराबर होगा सरकार का बजट एक्सपेंडिचर का। यानी सरकार का जो बजट रिसिप्ट्स है, वो बराबर होगा सरकार का किसका? वो बराबर होगा सरकार का एक्सपेंडिचर। यानी जब सरकार अपना जो रिसिप्ट्स है सरकार और उसका एक्सपेंडिचर दोनों बराबर रखता है, तो ऐसे बजट को बोलते हैं बैलेंस बजट। ठीक? अनबैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ कि सरकार का अनबैलेंस बजट में 2 तरीके के बजट आएगा। ठीक है? सबसे पहला आएगा हम लोगों का यहाँ पे आपका सरप्लस बजट। सबसे पहला क्या आएगा? सरप्लस बजट। हाँ, सरप्लस, सरप्लस बजट और दूसरा आएगा यहाँ पे डिफिशिएट बजट, डिफिशिएट बजट। याद रखना इस चीज़ को। ठीक? अब सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है समझना। ये जो सरप्लस बजट है, सरप्लस बजट इसका मतलब है कि सरकार का जो रिसिप्ट्स है, वो ज़्यादा है सरकार के एक्सपेंडिचर से और डिफिशिएट बजट का मतलब हुआ डिफिशिएट बजट का मतलब हुआ सरकार का जो रिसिप्ट्स है, वो कम होगा सरकार के एक्सपेंडिचर से। देखो, इसको पहले लिख लो हम अभी समझाते हैं इसको। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए? अब समझो मेरा बात। बजट 2 तरीके का होता है। समझ लो कि तराजू का दोनों छोर है। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब एक साइड रिसिप्ट्स है, एक साइड एक्सपेंडिचर, ये दोनों तराजू बराबर है। जब रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। और अगर कभी रिसिप्ट्स ज़्यादा हो गया, बजट कम हो गया या कभी रिसिप्ट्स कम हो गया, बजट ज़्यादा हो गया, मतलब तराजू का दोनों छोर बराबर नहीं है, तो ये होता है अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट में 2 चीज़ होगा, या तो कभी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं सरप्लस बजट, या ऐसा होगा कि कभी रेवेन्यू घट जाएगा, जिसको डिफिसिएट बजट बोलते हैं। आया समझ में? सिंपल बात है, एकदम वेरी सिंपल। बजट 2 टाइप का, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट बोले तो बैलेंस बजट का मतलब है कि सरकार का जो भी रिसिप्ट्स है और एक्सपेंडिचर वो दोनों बराबर होगा। ठीक? अनबैलेंस बजट में कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा है या अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट और अगर रिसिप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं डिफिसिट बजट यानी कि घाटे का बजट। क्लियर है? वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि एक जो हम लोगों का जो बजट होता है, वो बजट बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक बैलेंस बजट और दूसरा होता है अनबैलेंस बजट, जिसमें सरप्लस बजट और डिफिशिएट बजट मेरा आता है। क्लियर? अब इन सबको हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं। देखो ऊपर जो चीज़ समझाए, सेम यहाँ चीज़ है बजट, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट में सरप्लस बजट और डिफिशिएट बजट। इज़ इट क्लियर? आ गया मेरा बात समझ में? ठीक? अब देखो बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? हम अभी जो चीज़ समझाएँ, सेम यहाँ वही चीज़ को हम फिर से समझा रहे हैं। ए बैलेंस बजट इज़ ए बजट इन व्हिच बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल। सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता है। ए बैलेंस बजट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसका बैलेंस बजट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारे जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बैलेंस बजट पे जोर दिया। लेकिन 1929-30 में जब आर्थिक महामंदी आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तब लोगों ने ये पाया कि भाई खासकर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में मतलब आर्थिक महामंदी के समय में या अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में बैलेंस बजट सही नहीं है। बैलेंस बजट सही इसलिए नहीं है कि अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया उस समय पे, तब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा कि आप उसको खर्च कर सको। हम आपको सिंपल बोल रहे हैं। अगर आप 1 महीना में ₹10,000 कमाते हो और ₹10,000 कमाए, उसी महीना 10,000 खत्म कर दिए।
फिर 10,000 कमाए, फिर खत्म कर दिए, फिर 10,000 कमाए, फिर खत्म कर दिए। मतलब आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। जितना कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचाए। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कल को अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, तब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि आप जितना कमा रहे थे उतना तो खर्च कर दे रहे थे। तो क्या दूसरों के यहाँ पैसा माँगने जाओगे कि दो 5,000, दो 10,000 इलाज करना है? नहीं। इसलिए जेएम किन्स, प्रोफेसर जेएम किन्स ने ये पाया कि भाई कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में बैलेंस बजट सही नहीं है, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट कभी देगा ही नहीं आपको। इसलिए वो बैलेंस बजट सही नहीं है। और इसी चीज़ को जेएम किन्स ने 1936 को उन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। याद रखना, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने एक बुक लिखा 1936 को, और इस बुक में उन्होंने बताया कि भाई कोई भी डेवलप्ड कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के लिए जो है वो बैलेंस बजट सही नहीं है। ठीक है? उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि मैनी एनिमेंट इकोनॉमिक्स, मतलब बहुत सारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वेयर इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बैलेंस बजट, बट इन द वेक ऑफ द ग्रेट डिस्पर्सन, मतलब आर्थिक महामंदी ऑन 1930s, ए बैलेंस बजट वाज क्रिटिसाइज्ड। Professor, according to Professor Keynes, a balanced budget is not suitable for the solution of great dispersion and unemployment in the developed countries. ठीक है? वही चीज को आगे यहाँ पे समझाया है। अब देखो बैलेंस बजट का ये फॉर्मूला है। बैलेंस बजट इज इक्वल टू गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये फॉर्मूला होता है मेरा बैलेंस बजट का। ठीक है? अब आते हैं हम लोग अनबैलेंस बजट। तो बाबा अनबैलेंस बजट में अभी हम बताएं ना कि भाई सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होगा। एन अनबैलेंस बजट इज ए बजट इन विच द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। भाई सरकार का इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे बजट को हम लोग बोलते हैं आपका अनबैलेंस बजट। आ रही है हमारी बतिया समझ में? ठीक है? चलो, अब देखो, अब सरप्लस बजट हम क्या बोले थे, तो आपको अगर सरप्लस बजट का मीनिंग याद करना है तो कर लेना, नहीं तो सिंपल सा बात है भाई, फॉर्मूला याद कर लो। वेरी सिंपल, अगर याद करना है तो करो, नहीं तो क्या याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। सरप्लस बजट ऐसा बजट होता है जिसमें सरप्लस बजट को सरप्लस बजट या एक्सेस बजट भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस बजट या सरप्लस, जहां एस्टिमेटेड इनकम, ये गलती से लिखा गया, ठीक है, जहां एस्टिमेटेड इनकम ऑफ गवर्नमेंट ये ज्यादा होगा किससे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट से। यानी सरकार के पास इनकम का ज्यादा है और सरकार पैसा कम खर्च किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सरप्लस बजट। आई बात समझ में? ठीक। अब डिफिशिएट बजट जस्ट इसका उल्टा। डिफिशिएट बजट ऐसा बजट होता है जहां सरकार का इनकम यानी सरकार का रिसिप्ट कम होगा, किससे, एक्सपेंडिचर से। यानी सरकार के पास पैसा कम है और सरकार ज्यादा खर्चा कर दिया, तो ऐसे बजट को हम लोग बोलते हैं डिफिशिएट बजट। ठीक है? ये देखो डिफिशिएट बजट का फॉर्मूला, बजट डिफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, टोटल इनकम से। या ऐसे भी दिखा सकते हो, डिफिशिएट बजट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, या बजट डिफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम। या इसको पलट के भी लिख सकते हो कि टोटल इनकम इज स्मॉलेस्ट देन टोटल टोटल एक्सपेंडिचर। आया समझ में? क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये जो बजट डिफिशिएट जो होता है ना, ये 3 तरीके का होता है। बजट डिफिशिएट कितना तरीके का? 3 तरीके का। भारत सरकार या कोई भी देश का सरकार, खासकर इंडिया का बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अगर डिफिशिएट बजट लेकर के आ रहा है, तो उसमें सरकार बताता है कि देखो हमको 3 तरीके का बजट डिफिशिएट हो रहा है। तो बजट डिफिशिएट भी 3 तरीके का हम लोगों का होता है। बजट डिफिशिएट कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। कौन-कौन? सबसे पहला होता है रेवेन्यू डिफिशिएट, दूसरा होता है फिस्कल डिफिशिएट और तीसरा होता है प्राइमरी डिफिशिएट। रेवेन्यू डिफिशिएट को बोला जाता है आपका अ, राज राजकोषीय रेवेन्यू, हिंदी में भूल गए जी अचानक। रेवेन्यू डिफिशिएट होता है एक, ठीक है? एक होता है हम लोगों का फिस्कल डिफिशिएट और एक होता है प्राइमरी डिफिशिएट, ठीक? अब ध्यान से इन सब का मतलब समझा रहे समझना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। अब सबसे पहले समझ लो कि क्या होता है रेवेन्यू डिफिशिएट। देखो, रेवेन्यू डिफिशिएट का मतलब सिंपल बात है
कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा है। सिंपल बात है। एक साल में जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा है, यानी सरकार के पास एस्टिमेटेड इनकम कम था और सरकार उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, लेकिन रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू इनकम, या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन रेवेन्यू इनकम इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिशिएट। देखो फॉर्मूला देख लेना कि जब कभी भी सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तब इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डिफिशिएट। इज इट क्लियर? आ गया बात समझ में? देखो वही चीज यहाँ पे समझाए हैं। बोला गया है, बोल रहा है कि व्हेन द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड टू इट्स टोटल रिसिप्ट, जब सरकार का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं नेट इनकम इज लेस देन द नेट एक्सपेंडिचर, सरकार के पास इनकम कम था लेकिन सरकार खर्चा ज्यादा कर दिया, दिस इज देयर इज ए रेवेन्यू डिफिशिएट, तब इसे क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू डिफिशिएट कहा जाएगा। दिस डिफिशिएट इज सीन व्हेन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और expenditure is not commensurate with the रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन द बजट। ये तब होता है जब सरकार बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया था उससे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए, या ये तब होता है जब सरकार बजट में ये सोच के चला था कि इतना रेवेन्यू इनकम इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन रेवेन्यू इनकम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे ये सिचुएशन आपका देखने को मिलता है। बोला गया है इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स बाइंग बोरोइंग्स और सेलिंग इट्स एसेट्स, और इस कंडीशन पे चूंकि पैसा तो कम हो गया तो इसके लिए सरकार या तो लोन लेकर के आता है या अपना कोई एसेट को बेचता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रेवेन्यू डिफिशिएट। आ गया बात समझ में? ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम से ज्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग फिस्कल डिफिशिएट जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिस्कल डिफिशिएट जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिस्कल डिफिशिएट मतलब सिंपल है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, उसका टोटल रिसिप्ट वहां क्या था, रेवेन्यू डिफिशिएट में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू इनकम। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा टोटल रिसिप्ट से। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इसमें शामिल है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर शामिल है, टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर शामिल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट से, और टोटल रिसिप्ट में उस पैसे को मत जोड़ना जो लोन लेकर के आया था, क्योंकि लोन लेने का काम तो यहाँ हुआ है ना, लोन लेने का काम रेवेन्यू डिफिशिएट में हुआ है ना। लोन का पैसा को छोड़ के बाकी जितना भी रिसिप्ट हुआ है उन सबको घटा देना, फिस्कल डिफिशिएट आ जाएगा। फिस्कल डिफिशिएट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड नॉन बोरोड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द टोटल रिसिप्ट्स, और टोटल रिसिप्ट्स में किसको छोड़ के, बोरोइंग्स को छोड़ के, यानी बोरोइंग्स मतलब होता है लोन, लोन को छोड़ करके, तो इसको बोलते हैं फिस्कल डिफिशिएट। आ रहे समझ में? सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा सरकार के टोटल रिसिप्ट से, ठीक है। यह होता है मेरा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसको छोड़ के। है मेरा बात समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो रेवेन्यू डिफिशिएट क्या था, रेवेन्यू डिफिशिएट था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट से, यही था, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ बात रेवेन्यू का नहीं हो रहा है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, वहां सिर्फ रेवेन्यू था। आया मेरा बात समझ में? ठीक, अब आते हैं प्राइमरी डिफिशिएट। प्राइमरी डिफिशिएट बेसिकली ऐसा डिफिशिएट होता है जो सरकार ये बताता है कि हम वो जो लोन लेकर के आए थे उस लोन को चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। यानी रेवेन्यू डिफिशिएट, प्राइमरी डिफिशिएट का मतलब सरकार रेवेन्यू डिफिशिएट के समय जो लोन लाया था उस लोन को चुकाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है,
या उस लोन के अलावे और देश को चलाने के लिए या उस लोन के अलावे और सरकार को कितना रुपया पैसा का ज़रूरत है। उस लोन के अलावे सरकार को और कितना रुपया पैसा का ज़रूरत पड़ने वाला है, ये होता है आपका प्राइमरी डेफिसिएट। देखो, प्राइमरी डेफिसिएट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिएट एंड द इंटरेस्ट टू बी पेड। प्राइमरी डेफिसिएट टेल्स हाउ मच डेब्ट्स मतलब कर्जा, हाउ मच डेब्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री नीड्स। द प्राइमरी डेफिसिएट आल्सो शो हाउ मच डेब्ट्स द गवर्नमेंट नीड्स टू फाइनेंस इट्स ओन एक्सपेंसेस इन एडिशन टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावे सरकार को अपने खर्चों के लिए और कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा, उसी को बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिएट। आगे बोल रहा है इट इज अल्सो कॉल्ड द ग्रोस प्राइमरी डिफिशिएट, इसको ग्रोस प्राइमरी डिफिशिएट भी बोला जाता है। ये फॉर्मूला है प्राइमरी डिफिशिएट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सरकार को पैसा का जरूरत है। अब देखो, एक होता है जीरो प्राइमरी डिफिशिएट, हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता है लेकिन सिलेबस में है इसलिए हम बता दे रहे हैं कि जीरो प्राइमरी डिफिशिएट क्या होता है। सिंपल बात है, जीरो प्राइमरी डिफिशिएट का मतलब होता है, ये बताता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। सरकार जो लोन लेके आया था, उस लोन के लिए जो सरकार इंटरेस्ट पेड करेगा, उस इंटरेस्ट के लिए सरकार को कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, उस पैसे को बोला जाता है जीरो प्राइमरी डिफिसिएट। जीरो प्राइमरी डिफिसिएट मेक्स इट्स क्लियर दैट द गवर्नमेंट इज बोरोइंग ओनली फॉर दैट इट कैन मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ऑब्लिगेशन। जो उधार लाया है उस पे जो इंटरेस्ट है वो चुकाएगा। इन केस ऑफ जीरो प्राइमरी डिफिसिएट द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्रीज इट्स करेंट लोन फॉर एनी पर्पस अदर देन इट्स ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावे और किसी चीज के लिए ये नहीं लेगा। इट इज इंडिकेटर ऑफ फिक्सल डिसिप्लिन, ये फिक्सल डिसिप्लिन का इंडिकेटर होता है। अब देखो, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसमें किसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तीनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ठीक है? किसमें-किसमें भाई? रेवेन्यू डिफिसिएट, फिक्स्ड डिफिसिएट और प्राइमरी डिफिसिएट। हम ऊपर जो-जो मीनिंग बताए, इस जगह पे मीनिंग है, इन लोग इस जगह पे बेसिस है और इस जगह पे तीनों का डिफरेंसेस है। कई बार क्वेश्चन में पता है, कई बार क्वेश्चन में रेवेन्यू डिफिसिएट और फिस्कल डिफिसिएट में डिफरेंस पूछा है कई बार। रेवेन्यू डिफिसिएट और फिस्कल डिफिसिएट में कई बार डिफरेंस पूछा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से करोगे। ऊपर जो चीज़ इन लोगों का मतलब समझाएँ, वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है? हट जा रहे हैं, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हो गया? अब देखो, हालाँकि इस इतना ही बहुत है बजट के लिए, इसी में से ही बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अभी टैक्स बाकी है, टैक्स अभी बताना है। क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछ सकता है? बजट क्या है? बजट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन। या पूछेगा बजट क्या होता है? बजट के कंपोनेंट्स बताओ। या आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है बताओ, या पूछेगा आपको अनबैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट का टाइप्स बताओ, या आपको पूछेगा फिस्कल डिफिशिएट और प्राइमरी डिफिशिएट, फिस्कल डिफिशिएट और रेवेन्यू डिफिशिएट में क्या अंतर होता है ये बताओ, या नहीं तो फिर आपको पूछेगा टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है, उसमें जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है उन दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। तो सब पढ़ लिए हैं, अब बाकी बचा है हम लोगों का टैक्स का ना। ठीक है, चलो टैक्स बचा है तो फिर टैक्स को पढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का टैक्स। अब ध्यान से समझना कि टैक्स आखिरकार होता क्या है, टैक्स आखिरकार बोला किसको जाता है। ठीक है? अच्छा से समझना इसको। देखो, टैक्स का मतलब क्या होता है, अच्छा से समझना। किसी भी देश के सरकार को अपने देश के नागरिकों से जो पैसा मिलता है वो टैक्स होता है। जैसे हम लोग का देश भारत, प्यारा देश, हमारा भारत देश का जो सेंटर गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को सेंटर गवर्नमेंट को हम लोग भारत में रहने वाले हम सब लोग सरकार को जो पैसा देते हैं वो पैसा होता है टैक्स। किसी भी कंट्री के सरकार किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स है, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स से मिलता है। टैक्स से मिलता है पैसा, तब जाकर के इंडिया के ऊपर वो पैसा खर्च होता है। हम लोग बोलते हैं ना, सरकार ये बना दिया, सरकार वो बना दिया। अरे नहीं, सरकार कुछ नहीं बनाया, सब हम ही लोगों का पैसा लगाए, हम ही लोग टैक्स दिए हैं। हर चीज़ में हम लोग टैक्स पेड करते हैं।
टैक्स पेड करते हैं, तब वो पैसा सरकार के पास जाता है और वही पैसा को सरकार देश के ऊपर खर्च करता है। सरकार को क्या है? सरकार को तो भाई सरकार का जो कर्मचारी है, यहाँ तक कि सरकार जो गाड़ी में घूमता है, उस गाड़ी का पेट्रोल तक हम लोगों का पैसा से जाता है। समझ में आ रहा है ना? पूरा देश को चलाने का ज़िम्मा हम आम लोगों के पास है। हम लोगों का टैक्स कटता है, सब लोगों का टैक्स कटता है, तब जाके इंडिया चलता है। और कम पड़ता है तो सरकार बाकी जगह से जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, वहाँ से सरकार लोन भी लेकर के आता है। लेकिन एक्चुअल में सरकार का खजाना का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में ही सरकार को मिलता है। हम ही लोगों का टैक्स सरकार के पास जाता है और इसी पैसे को सरकार इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए पैसा खर्च होता है। आया समझ में? इसलिए अपने आप का इम्पोर्टेंस हमेशा समझना कि इंडिया के डेवलपमेंट में आपका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मेरा इम्पोर्टेंस है, आपका इम्पोर्टेंस है, हम सबका इम्पोर्टेंस है। समझ में आया? यहाँ तक कि सरकार लोग तो टैक्स भी नहीं भरता है, टैक्स तो हम लोग भरते हैं। ठीक है? चलो, आप देखो, व्हाट इज़ टैक्स? तो स टैक्स का मतलब जिस आदमी के ऊपर टैक्स गिरता है, उसका पेमेंट उसको करना होगा। अच्छा, टैक्स कोई पर्सन पेड कर सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप, इन सभी लोगों के ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है? देखो, टैक्स आर द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उस देश के निवासियों द्वारा उस देश के सरकार को जो पैसा दिया जाता है वो टैक्स कहलाता है। इफ ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज लाइबल, लाइबल मतलब होता है भार, उत्तरदायी, टू पे टैक्स, देन इट इज मैंडेटरी टू पे टैक्स। अगर किसी के ऊपर टैक्स लगता है तो उसका टैक्स का पेमेंट उसको करना होगा। टैक्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के सरकार को टैक्स पेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी देश के सरकार का फाइनेंस का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सबसे पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा है लॉन्ग में, हालांकि ये सब शॉर्ट शॉर्ट में पूछता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स मेरा, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है प्रपोर्शनेट टैक्स, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रेग्रेसिव टैक्स, एक होता है आपका एड टैक्स और एक होता है हम लोगों का स्पेसिफाइड टैक्स। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम अभी बाद में समझाएंगे। हम पहले इन सारे टैक्सेस का मतलब आपको समझा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले समझ लो प्रपोर्शनेट टैक्स क्या होता है। देखो, प्रपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है, इस टैक्स का मतलब समझा रहे हैं। प्रपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है कि यहाँ सरकार जो है वो टैक्स का एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि मान लो, सपोज कर लो, हम बस एग्जांपल बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कि सरकार अगर बोला कि 10% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। तो 10% आपका टैक्स लगेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अगर ₹100 कमा रहा है, तो भी वो 10% टैक्स भरेगा। अगर कोई पर्सन 1000 कमा रहा है, तो भी वो 10% टैक्स भरेगा। अगर कोई पर्सन 10,000 कमा रहा है, तो भी वो 10% टैक्स भरेगा। अगर कोई पर्सन 1,00,000 रुपया कमा रहा है, तो भी वो 10% टैक्स भरेगा। आया समझ में? तो ऐसा टैक्स जो अमाउंट, जिसका रेट ऑफ टैक्स फिक्स रहता है कि भाई तुम्हारा इनकम बढ़ेगा या घटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स फिक्स है, इतना ही टैक्स लगेगा। तो इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनेट टैक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में बात? अब आते हैं हम लोग आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो आपका इनकम बढ़ने के साथ-साथ आपका टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे सपोज कर लो, हम मानने बोल रहे हैं बस, सपोज कर लो 10,000 रुपया पे आपका 1% टैक्स लगा। सपोज हो सकता है आपका इनकम बढ़ के 20,000 हो गया, तो टैक्स बढ़ के 5% हो गया। या सपोज कर लो आपका इनकम 30,000 हो गया, तो टैक्स बढ़ के 7% हो गया। आपका इनकम 50,000 रुपया हो गया, तो हो सकता है टैक्स बढ़ के 10,000 हो गया। यानी आपके इनकम के बढ़ने के साथ-साथ आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। तो ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर? इनकम बढ़ने के साथ-साथ टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग रेग्रेसिव टैक्स। ये रेग्रेसिव टैक्स ना हम जैसे गरीब लोगों का ना कमर तोड़ देता है। ये रेग्रेसिव टैक्स हम जैसे गरीब लोगों का कमर तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? कमर बताते हैं। रेग्रेसिव टैक्स ना उल्टा होता है। भाई, तुम कम पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा परसेंट ऑफ टैक्स भरो, और अगर तुम ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो इन टैक्स का रेट कम हो जाएगा। मतलब अगर तुम कम पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा रेट से टैक्स भरना है, और अगर तुम ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो कम रेट से टैक्स भरना है। जैसे अगर मान लो, सपोज कर लो कि तुम अगर 10,000 कमा रहे हो तो तुम 10% टैक्स भरे, सपोज एग्जांपल बोल रहे हैं। और मान लो कि अगर तुम 1,00,000 रुपया कमाए
तो तुम 1% टैक्स भरोगे। सपोज कर लो कि अगर तुम 2,000 रुपया कमाए, तो 2,000 पे सपोज कर लो तुम 15% टैक्स भरे। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपका टैक्सेबल इनकम घट रहा है, तो आपका टैक्स का रेट बढ़ जाएगा और अगर आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ रहा है, तो आपका टैक्स का रेट घट जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेग्रेसिव टैक्स। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी गुड्स के साइज पे लगता है। जैसे मान लो कोई गुड्स का साइज छोटा है, कोई गुड्स का साइज बड़ा है, तो गुड्स के साइज पे जो टैक्स लगता है, गुड्स के साइज पे, उसको बोला जाता है एड वैलोरम टैक्स। और स्पेशल टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी गुड्स के प्राइस पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? किसी भी गुड्स के प्राइस पे। प्राइस पे लगता है वो कि गुड्स महँगा है, सस्ता है, तो उस गुड्स के प्राइस पे लगता है, उसको बोला जाता है स्पेसिफाइड टैक्स। आ गया मतलब समझ में? ठीक है? हो गया? अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? अब देखो इन सब चीज़ का मतलब समझा रहे हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बाद में समझाएँगे। पहले बाकी सब का मतलब समझ लो। ये रहा हम लोगों का प्रोपोर्शनेट टैक्स। क्या बोले थे? प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब बोले थे ना कि आपका एक अमाउंट फिक्स कर देता है सरकार, टैक्स का रेट। आपका इनकम बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, आपका टैक्स उतना ही परसेंट से कटेगा। ये होता है प्रोपोर्शनेट टैक्स। दूसरा क्या बताए थे? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या? अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका टैक्स का परसेंट भी बढ़ेगा। अगर आपका इनकम घट रहा है तो टैक्स का रेट भी घटेगा। ठीक? रेग्रेसिव टैक्स क्या बताए थे? उल्टा होता है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम घट रहा है तो आपका रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा और अगर आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ रहा है तो आपका रेट ऑफ टैक्स घटेगा। ठीक है? स्पेसिफाइड टैक्स का मतलब क्या बताए थे? जो स्पेशल गुड्स पे लगता है। ठीक है? एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या बताए थे? जो किसी भी गुड्स के साइज वाइज पे उसके प्राइस पे लगता है। बोलो, आ गया मेरा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है बात? ठीक? अब हम लोग ऊपर आते हैं और सबसे पहला जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात किए, पहले वो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टैक्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुनो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस आदमी के ऊपर वो टैक्स लग रहा है, उस टैक्स का पेमेंट उसी आदमी को करना है। उस टैक्स के भार को एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में बदला नहीं जा सकता है। यानी अगर मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा है, तो उस टैक्स का पेमेंट हम ही करेंगे। हम उस टैक्स के बर्डन को, हम उस टैक्स का भार को किसी दूसरे को नहीं डालेंगे। हम वो नहीं बोलेंगे कि भाई तुम मेरा टैक्स पेड कर दो। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है उसका पेमेंट वही करता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जिसके ऊपर ये टैक्स लगा है, इस टैक्स का पेमेंट उसे ही करना होता है। जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगता है उसको इम्पैक्ट बोला जाता है। इम्पैक्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसको इम्पैक्ट बोलेंगे और जो आदमी टैक्स का पेमेंट करता है उसको इंडिसिस बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंडिसेस दोनों एक ही आदमी होता है। मेरे ऊपर टैक्स लगा, हम इम्पैक्ट हैं, हम टैक्स हमको ही टैक्स भरना है, यानी इंडिसेस भी हम होंगे। और बेसिकली इनकम टैक्स जो होता है, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि इनकम का मतलब है हम इनकम किए हैं। हम अगर पैसा कमाए हैं, मेरा अगर 1 साल का एनुअल इनकम, सरकार जो टैक्स छोड़ दिया है, अगर उससे ज़्यादा है मेरा इनकम 1 साल का, तो हमको टैक्स भरना होगा। इनकम मेरा है, पैसा मेरा है, कमाए हम हैं, तो टैक्स भी हम ही पेड करेंगे। हम अपने टैक्स का भार को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। इस टैक्स को बोला जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड from one person to another person. Indirect taxes, in indirect taxes, in impact and indices both are different person. Impact और indices दोनों अलग अलग होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगता है उस टैक्स के भार को, द बर्डन ऑफ टैक्स, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और के ऊपर है लेकिन इसका पेमेंट कोई और करता है। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम अगर मान लो ये मोबाइल फ़ोन अगर हम खरीदे थे, ये रहा, ये मोबाइल फ़ोन हम खरीदे थे 20,000 में। अब सपोज़ कर लो इस मोबाइल फ़ोन का हम टैक्स भरे हैं, ठीक? 18% टैक्स भरे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अब मान लो 18% जीएसटी भरे,
अब ये जो 18% जीएसटी है, क्या ये जीएसटी मेरे ऊपर लगाया था सरकार? नहीं, ये लगा था इस मोबाइल कंपनी वाले के ऊपर ये लगा था जीएसटी। लेकिन इस मोबाइल को लास्ट में हम खरीदे, तो इसका टैक्स का पेमेंट लास्ट में कौन किए? हम किए। इस टैक्स का पेमेंट लास्ट में कौन किए? हम किए। आया समझ में? तो यही होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, ये सब मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। यहाँ इम्पैक्ट और इंडिसिस दोनों अलग-अलग आदमी होता है। इतना याद रखना, आपका काम चल जाएगा। ठीक? देखो, डायरेक्ट टैक्सेस में सेम चीज़ लिखे। डायरेक्ट टैक्सेस इज़ द टैक्स दैट द पर्सन हैज़ टू पे ऑन द पर्सन हू इज़ लायबल। जिसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, उसका पेमेंट उसे ही करना होगा। द बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में बदला नहीं जाएगा। इन दिस बोथ द इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस आर द सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब मेरा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द टैक्स विच इज लिव्ड, लिव्ड मतलब भार जिसके ऊपर लगता है, willed on one person but is paid partly or fully by another person, then it is called indirect tax. It is also known as indirect tax. The burden of this tax can be transferred from one person to another. In this, both the impact and the incidence are different persons, such as goods and service tax यानी कि जीएसटी, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एक्सेट्रा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है? अब चलो लास्ट पॉइंट, इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस पूछा है, डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये रहा इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस। ठीक है? इतना डिफरेंस कर लो, आपका काम चल जाएगा। इतना डिफरेंस बहुत है, ये मच मोर देन इनफ है डिफरेंस। ठीक है? इतना डिफरेंस बहुत है, मच मोर देन इनफ है, काम चल जाएगा। देखो, सेम वही चीज लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं बेस, यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट टैक्स, वहाँ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला मीनिंग, मीनिंग में जो बताएं, द पर्सन हु इज चार्ज इज हैज टू बी पे। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये लगता किसी और के ऊपर है, लेकिन पेमेंट कोई और करता है। रिलेशन, इट इज मेनली टैक्स ऑन इनकम, ये इनकम पे लगने वाला टैक्स है, और ये बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। टैक्स बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स के बर्डन को एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स के बर्डन को एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है? डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है परिवर्तनशील, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनकम पे लगने वाला टैक्स होता है, इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिक नेचर का। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स डायनेमिक नेचर का नहीं होता है, आपका इनकम बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कटता है। ठीक है? वो स्टेबल होता है वो। इसके बाद एग्जाम्पल है कुछ-कुछ, जैसे डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एटसेट्रा। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है। बस अगर आप इतना सारा क्वेश्चन जो भी हम इस वीडियो में कराए हैं, इतना चीज को अच्छा से कर लो, हर चीज का नोट्स आप अच्छा से तैयार करके रख लो। बस बेटा, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछेगा, इतना से आपका काम चल जाएगा, और इतना से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों का 2 और यूनिट पढ़ने के लिए बचा है, हम जल्दी-जल्दी वो 2 यूनिट पढ़ाएँगे। साथ ही साथ आज से पूरा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। धड़ाधड़, धड़ाधड़ 1 सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू हम लोग खत्म कर देंगे। 1 दिन में 7 वीडियो आ सकता है, 8 वीडियो आ सकता है, जल्दी-जल्दी करेंगे। अगर 1 दिन में 7 वीडियो आता है तो हो जाएगा। 1 दिन में अगर मान लो 10 वीडियो आया ना, तो 3 दिन में हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एमसीक्यू करना, क्योंकि एमसीक्यू आपको पूछता है, बिहार बोर्ड में तो 50 नंबर का पूछेगा, झारखंड बोर्ड में 30 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा। अगर 90% से ज़्यादा लाना चाहते हो तो एमसीक्यू को भी साथ-साथ में ज़रूर करना, जो हम करवाए हैं। और हर चीज़ का लिंक ऊपर इकोनॉमिक्स का प्ले बटन है, ऊपर इकोनॉमिक्स का प्ले बटन है, या डिस्क्रिप्शन में जाके इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहाँ से जाकर के आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ना है, सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है? बाय, टेक केयर।